नमस्कार, इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है व्हाट इज लॉ। लॉ क्या है? देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि रूल एंड रेगुलेशंस, लॉ के अकॉर्डिंग काम कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कीजिए, जो सही है वो काम कीजिए। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन विच कंट्री, पीपल या कम्युनिटी वर्क। देखिए, ये एक तरीके से गाइडलाइंस होती हैं पूरे देश के लिए कि जिस पे देश काम करेगा। अगर कोई लॉ ही नहीं होगा पूरे देश में तो अराजकता हो जाएगी। ठीक है, अराजकता हो जाएगी तो कोई किसी को भी मार देगा, किसी को भी लूट लेगा। अगर सेट ऑफ रूल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके घर में भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे कि इस टाइम तक आप घर आ सकते हैं, घर में ये डेकोरम आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे ही पूरे देश का जो होता है वो सेट ऑफ रूल्स होता है, तो उसे हम लॉ बोलते हैं। लॉ की जो पढ़ाई होती है, तीन टाइप की पढ़ाई होती है। एक होता है अंडर ग्रेजुएट, एक होता है मास्टर्स, एक होता है डॉक्टरेट। आज मैं अंडर ग्रेजुएट के बारे में बताऊंगा आपको, जिसको बोलते हैं LLB। और LLB की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बैचलर्स ऑफ लॉ। ठीक है, सो ज्यादातर जो हमारे इंडिया में जो LLB करते हैं तो वो लॉयर बनते हैं या जज बनते हैं। और अलग अलग टाइप के भी प्रोफेशंस हैं। कॉर्पोरेट लॉयर बनता है, कोई साइबर लॉयर बनता है, कोई प्रॉपर्टी लॉयर, एक्सेट्रा। सो लॉयर जो है वो मेन है और लॉयर से ऊपर होता है जज। सो हमारे देश में कुछ फेमस लॉयर्स रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम जेठमलानी, आज के टाइम में फली नरीमन, एक्सेट्रा। बहुत सारे फेमस जज भी रहे हैं, जैसे जस्टिस भगवती, एक्सेट्रा। लॉ की पढ़ाई जो होती है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, बिकॉज आपको अलग अलग टाइप की चीजें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे आपको IPC पढ़नी पड़ती है, CRPC, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत ज्यादा मेन है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो है वो सब चीजें निकली हैं। बिकॉज अगर IPC एक एक्ट है तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, अपने मनमर्जी से काम नहीं कर सकता। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से बाइबल है, और हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कस्टोडियन है वो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। सो सबसे हाईएस्ट जो पोजीशन होती है लॉ में वो एक तरीके से CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होती है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि लॉ में एडमिशन कैसे पा सकते हैं। देखिए, लॉ में जो है 90% कॉलेजेस जो है वो एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेते हैं। अलग अलग टाइप के जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे क्लैट, आईलेट, स्लैट, एक्सेट्रा। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लॉ के लिए वो 45% है। मिनिमम मार्क्स आपके 45% होने चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है फ्रॉम एंट्रेंस टू एंट्रेंस। हर एंट्रेंस एग्जाम का जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, लेकिन मिनिमम जो है वो आपके 12th क्लास में 45% होने ही चाहिए। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरिट के बेस पे, जैसे BCom में हमारे DU या कोई और यूनिवर्सिटी में BCom में जो है वो मेरिट बेस में एडमिशन होता है, लेकिन लॉ में 90% कॉलेजेस में मेरिट बेस पे एडमिशन नहीं होता है। मेरिट बेस मतलब क्लास 12 के मार्क्स के हिसाब से आपको एंट्रेंस क्रैक करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, ड्यूरेशन ऑफ लॉ देखिए, लॉ 5 साल का कोर्स होता है। फिर सिलेबस फॉर लॉ UG एंट्रेंस के आपको किस टाइप के सिलेबस, किस टाइप की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी टू क्रैक द UG एंट्रेंस एग्जाम। लिस्ट ऑफ टॉप लॉ कॉलेजेस, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर देते तो कौन से टॉप लॉ कॉलेजेस है हमारे इंडिया में। फिर उनकी फीस के बारे में कि कितनी फीस है। फिर आपको किस टाइप की स्किल चाहिए, स्किल रिक्वायर्ड फॉर लॉ, स्पेशलाइजेशन इन लॉ, सिलेबस, करिकुलम फॉर लॉ अंडर ग्रेजुएट, टॉप जॉब प्रोफाइल इन लॉ सेक्टर, करियर ग्रोथ इन लॉ, टॉप रिक्रूटर इन लीगल सेक्टर, एंड व्हाट टू डू आफ्टर LLB। सो ये मैं आपको सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। ये एक तरीके से आपको मैंने इंडेक्स बताया कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। लास्ट में मैं आपको स्टडी मटेरियल बताऊंगा कि आप कहां से पढ़ाई कर सकते हैं टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको UG में एडमिशन लेना है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है लॉ का, जो मैंने आपको बताया है कि अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होती हैं, BA LLB, BCom LLB, BB LLB, तो इनके लिए डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो मैं आपको टॉप 10 एंट्रेंस एग्जाम्स बताऊंगा भारत में, जिन्हें क्रैक करने के बाद आप बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। सो वन बाय वन आई विल टेल दोज एंट्रेंस एग्जाम। फर्स्ट एग्जाम जो है वो है, इसका नाम है क्लैट। क्लैट की फुल होती है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। और जितनी भी NLU है हमारे देश में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, उनके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। बेसिकली एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जिसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। बाकी और जितनी भी हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं या हमारी वेरियस स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं कुछ ऐसी, वो क्लैट के थ्रू ही एडमिशन करती हैं। तो क्लैट जो है वो नंबर 1 पे है, और जो भी लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसे क्लैट के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। और अगर आपको क्लैट के लिए प्रिपेयर करना है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए और हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, बिकॉज हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो सभी जो टॉप 10 एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सबके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाते हैं, और एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको इन लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी में मदद करते हैं। सेकंड, आईलेट, ऑल इंडिया
लॉ एंट्रेंस टेस्ट। देखिए आईलेट जो है मैं पहले बता चुका हूँ वो NLU के लिए है, बिकॉज NLU दिल्ली एक ऐसा NLU है जिसके लिए खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है आईलेट। थर्ड स्लैट सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। देखिए सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे जो है बेहतरीन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से आती है लॉ के मामले में। रैंक 9th है इसकी ऑल इंडिया रैंक, जो अपनी NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क जो निकालती है उसमें रैंक 9th है सिम्बायोसिस के लिए। और सिम्बायोसिस के लिए पेपर होता है स्लैट। इसके लिए भी इजी लर्निंग इंडिया आपको हेल्प करता है और हर टाइप का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है टू क्लियर दी स्लैट एग्जाम। फोर्थ AMUEE। देखिए AMU आपका नाम से क्लियर हो रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये अलीगढ़ जो है यूपी में सिचुएटेड है और यहाँ से भी बहुत बेहतरीन बच्चे और बेहतरीन सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जज निकले हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है टू गेट एडमिशन और टू प्रैक्टिस द लॉ इन कोर्ट। फिफ्थ ULSAT की फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम लॉ स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। देखिए बच्चे जो देहरादून में यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम है बहुत ही फाइन यूनिवर्सिटी है और देहरादून की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो आपको एक तरीके से मॉडर्न जो है जैसे साइबर लॉ है, साइबर लॉ वहाँ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको साइबर लॉ, बिकॉज साइबर लॉ है वो एक आने वाला जो है वो फ्यूचर है, तो अगर आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है तो आप जो है वो स्लैट के लिए प्रिपेयर कीजिए। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये भी इजी लर्निंग इंडिया आपकी हेल्प करता है ULSAT को प्रिपेयर करने में। सिक्स्थ है JMIEE जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम। ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में सिचुएटेड है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास जामिया, और ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया में। यहाँ के भी जो एलुमनाई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज या वकील रह चुके हैं। सेवेंथ MHCET। देखिए महाराष्ट्र में जितने भी जो लॉ के कॉलेजेस हैं उनका जो एडमिशन होता है वो MHCET से होता है। इसकी फुल फॉर्म है महाराष्ट्र कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर लॉ। और मैं आपको पहले बताया इसमें कम से कम महाराष्ट्र के कम से कम आप 100 से 150 कॉलेजेस मान लीजिए जो इसके स्कोर को या इसके जो एडमिशन जो एंट्रेंस एग्जाम है इसे क्लियर करने के बाद महाराष्ट्र के जो बेस्ट कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस हैं और उसके अंदर जो सरकारी भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। 8th है BVP-CET। देखिए भारतीय विद्यापीठ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी दिल्ली और पुणे और भी जगह हैं और न्यू कैंपसेस खोल रहे हैं। पुणे में तो इसका बहुत ही बेहतरीन कैंपस है और पुणे में इसका मेन कैंपस है और वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है लॉ की, और ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑफ महाराष्ट्र। और अब तो इसके ऑल ओवर इंडिया कैंपसेस हैं, तो हम इसके लिए भी आपको प्रिपेयर कराते हैं। और इसमें तो आप समझ लीजिए ज़्यादातर हमारे जो है वो हर स्टूडेंट जो है वो इसमें एडमिशन प्राप्त कर ही लेता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर इस एग्जाम को क्रैक करके जो है एडमिशन पा चुके हैं। 9th CULEE, इसकी फुल फॉर्म होती है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। देखिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी है और जिसे हम बेंगलोरी बोलते हैं, और ये भी कर्नाटका की वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है, चाहे वो लॉ का मामला हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो BCA हो, चाहे वो आपका BTech हो, बिकॉज ये बहुत साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और यहाँ के जो कोर्सेज हैं वो बिल्कुल मॉडर्न और अप टू डेट हैं। 10th KLEE की फुल फॉर्म होती है केरल लॉ एंट्रेंस एग्जाम। देखिए ये भी जितने भी केरल के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, जो क्लैट के स्कोर को नहीं मानते वो इस स्कोर को लेते हैं। सो ये मैंने आपको टॉप 10 जो है वो लॉ एंट्रेंस एग्जाम बताएं। लेकिन अगर आपको और भी एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में जानना है तो हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। हमारी वेबसाइट पे हर एग्जाम की जितने भी लॉ से रिलेटेड अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स हैं सभी के नोटिफिकेशंस हैं। आप इजी लर्निंग इंडिया को विजिट कीजिए और अगर आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप एक ही फीस देके सभी 10 लॉ एंट्रेंस एग्जाम या जो हमारी वेबसाइट पर मेंशन है आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं ओनली एक फीस देके। तो आप लोगों को इतना फायदा है कि आप एक फीस देके सभी जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं।
सो ये आपके सामने 10 लॉ एंट्रेंस एग्जाम थे. डू प्लीज विजिट आवर वेबसाइट easylearningindia.com. सिलेबस फॉर लॉ यूजी एंट्रेंस एग्जाम. देखिए मैं आपको बताऊंगा कि लॉ के जो अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें किस टाइप का सिलेबस है, किस टाइप के जो टॉपिक्स आते हैं उन एंट्रेंस एग्जाम्स में. जनरली लॉ यूजी एंट्रेंस एग्जाम्स में 6 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं और 1 बाय 1 मैं उन 6 सेक्शंस के बारे में बताऊंगा, उनके मेन टॉपिक्स बताऊंगा कि उन सेक्शंस में कौन से मेन टॉपिक्स होते हैं. सेक्शन 1 जर्नल इंग्लिश. देखिए जर्नल इंग्लिश में जो आता है वो आता है क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सिनोनिम एंटोनिम्स, आइटम एंड फ्रेजेस, देन योर सेंटेंस करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एटसेट्रा. सेकंड जनरल अवेयरनेस. देखिए जनरल अवेयरनेस में आते हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर. करंट अफेयर में आते हैं आपके इवेंट्स आते हैं, अवार्ड्स आते हैं, बुक्स आती हुई, न्यू बुक्स लॉन्च हुई है, कोई ऐसी समिट हुई है या कोई ऐसी रिपोर्ट आई है जो रिसेंटली किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. तो ये सारे करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं. देखिए जो आपको साइंस के जो टॉपिक्स होते हैं वो 10th तक ही आते हैं. ये मत सोचना कि जो आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के, हमारे पास तो साइंस थी नहीं तो अब हम कैसे इनको आंसर करेंगे. तो वो 10th क्लास तक की जनरल साइंस आती है. तो उसी को मैंने 3 कैटेगरी में बता दिया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. थर्ड लॉजिकल रीजनिंग. देखिए लॉजिकल रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो है आपके रीडिंग अरेंजमेंट, पजल, सीरीज मींस मिसिंग नंबर या फिर आपको कोई ऐसी सीरीज पूरी करनी है, देन एवरेज, एज, डायरेक्शन, एनालॉजी, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सैलोडिज्म एटसेट्रा. फोर्थ लीगल एप्टीट्यूड. देखिए लीगल एप्टीट्यूड में जो है वो बहुत मेन है और इसलिए मेन है बिकॉज अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको लीगल जो एप्टीट्यूड है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, लीगल एस्पेक्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए. बिकॉज लॉयर जब आप तैयारी कर रहे हैं तभी से आपका बेस बनना शुरू हो जाता है फॉर योर लीगल फील्ड. अगर वहां से अगर आपकी लॉ अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आपको लीगल एप्टीट्यूड में इंटरेस्ट नहीं है और आप लॉ के यूजी एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं तो प्लीज आप जो है वो इन एंट्रेंस एग्जाम्स को मत दीजिए और कोई और फील्ड को परस्यू कीजिए. अगर आपको कोई और फील्ड को परस्यू करना है तो आप हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं अलग अलग फील्ड से रिलेटेड, या आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. लीगल एप्टीट्यूड के मेन टॉपिक्स हैं जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन योर इंटरनेशनल लॉ, देन योर टर्म्स, मैक्सिम्स एटसेट्रा. तो ये सभी जो है वो मेन टॉपिक्स हैं लीगल एप्टीट्यूड की. फिफ्थ मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. देखिए मैथ्स की जो वेटेज है ना वो सबसे कम है इस पेपर में या फिर जो इन पेपर होते हैं लॉ के, बिकॉज लॉ के अंदर मैथ्स के ऐसे कोई जरूरत नहीं होती जैसे इंजीनियरिंग या कॉमर्स या फिर ऐसे ही मेडिकल में भी मैथ्स की जरूरत नहीं होती. सो लॉ में भी इतनी मैथ्स की जरूरत नहीं होती. सो इसमें सबसे कम वेटेज है मैथ्स की. जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं मैं आपको स्पेसिफिक किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की वेटेज नहीं बता सकता बिकॉज वेटेज डिफर करती है. और अगर आपको वेटेज जाननी है तो हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए. हमारी वेबसाइट पे हर किसी की नोटिफिकेशन है और हर किसी की वेटेज लिख रखी है. आप ब्लॉग सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं उन सभी वेटेज के बारे में. मेन टॉपिक ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आर स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डीआई, पाइप एंड सिस्टम, देन कम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एटसेट्रा. तो ये सभी आपके जो है वो मेन टॉपिक्स हैं मैथ्स के अंदर. और मैं आपको बता दूं मैथ्स के अंदर सबसे कम टाइम दीजिएगा इस पेपर में जो भी लॉ के लिए आप अंडर ग्रेजुएट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिक्स्थ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलग से पढ़ना पड़ता है बिकॉज ये बहुत एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सर इसमें क्या अलग से वेटेज आती है. कई बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जनरल अवेयरनेस या लीगल एप्टीट्यूड में मिक्स होके आता है और उसी की वेटेज में जो है मान लीजिए अगर 50 मार्क्स की लीगल एप्टीट्यूड है तो उसी के अंदर कुछ पार्ट 10 या 12 15 क्वेश्चन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आते हैं. लेकिन सब्जेक्ट अपने आप में बिल्कुल अलग है. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बेसिकली आर्टिकल्स पढ़ने हैं, शेड्यूल्स पढ़ने हैं, तो ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में. सो एक पूरी बुकलेट है, पूरी बुकलेट मतलब पूरी बुक है जो आपको पढ़नी है और आप जितना अच्छा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा उतना ही अच्छी तरीके से आप अपनी लीगल फील्ड को परस्यू कर सकते हैं. तो ये सभी 6 टॉपिक्स थे जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर योर लॉ यूजी एंट्रेंस एग्जाम्स. टॉप 10 लॉ कॉलेज इन इंडिया. देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत के सबसे 10 बेहतरीन लॉ के कौन से कॉलेज हैं. देखिए ये जो रैंकिंग्स हैं
ये NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है, मैं उसके बिहाफ पर बताऊंगा। जो मेरा जो सोर्स है वो ये इंडेक्स है। सो आप भी जो है मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप हमारी वेबसाइट या फिर इनकी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वहां पर आपको, मैं तो आपको टॉप 10 बता रहा हूं, वहां पर आपको टॉप 50 तक लॉ कॉलेजेस मिल जाएंगे, कौन से बेस्ट हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, रैंक 1 NLU बेंगलुरु, और इसको हम बोलते हैं NLU बेंगलोर। NLU बेंगलुरु को बोला जाता है NLSIU, जो है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो अदर वर्ड्स में इनको शॉर्ट फॉर्म में इसको NLU जो है बेंगलुरु बोला जाता है। ये NLU बेंगलोर जो है 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। 23 एकड़ में कैंपस इसका। इसके अंदर जो एडमिशन होता है वो क्लैट के द्वारा होता है। अगर आपको क्लैट की प्रिपरेशन करनी है तो आप इजी लर्निंग इंडिया से कर सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। क्लैट की फुल फॉर्म होती है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। और मैं ये आपको LLB के लिए बता रहा हूँ, जो 5 साल का जो कोर्स होता है, BA LLB या BCom LLB या BA LLB। सो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर इनरोल कर सकते हैं। रैंक 2 NLU दिल्ली, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, और ये जो है इसके अंदर जो एडमिशन होता है वो IELTS के थ्रू होता है, जिसकी फुल होती है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। NLU दिल्ली स्टैब्लिश हुआ था 2008 में। 35 फैकल्टीज हैं और 19 एकड़ में इसका कैंपस है। बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है, दिल्ली द्वारका में ही सिचुएटेड है। और इसमें जो एडमिशन है वो क्लैट के थ्रू नहीं, IELTS के थ्रू है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। रैंक 3 नलसर हैदराबाद, इसको एक तरीके से NLU हैदराबाद बोला जाता है। नलसर की फुल फॉर्म है नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद, जिसको अदर वर्ड्स में बोला जाता है NLU हैदराबाद। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में। कैंपस साइज है 15 एकड़, टोटल फैकल्टी है 41 और एनरोलमेंट स्टूडेंट्स है 1805। रैंक 4 NLU कोलकाता। देखिए NLU कोलकाता को बोला जाता है NUJS कोलकाता, जिसकी फुल फॉर्म होती है वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस। इसकी ये फुल फॉर्म है। स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1999 में। कैंपस साइज है 5 एकड़, टोटल फैकल्टी है 10 एंड टोटल एनरोलमेंट स्टूडेंट है, यहाँ पे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं 1740। रैंक 5 जो है वो कोई NLU नहीं है, ये है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो कैंपस है। NIRF की रैंक 5 पे आता है। ये IIT खड़गपुर की जो स्थापना हुई थी वो 1951 में हुई थी, एस्टैब्लिश इन 1951। ये बहुत बड़ा कैंपस है, ये देखिए 2100 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, वन ऑफ द बिगेस्ट है। और इसमें जो है वो बहुत सारे कोर्स ऑफर किए जाते हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर 3000 और फैकल्टी यहाँ पर है 600 फैकल्टीज हैं। एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन फैकल्टी जो है वो पूरे कॉलेज की बता रहा हूँ मैं। लॉ के लिए जो है वो है 45 फैकल्टीज। वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है वेस्ट बंगाल में IIT खड़गपुर। रैंक 6 GNLU, देखिए इसकी फुल फॉर्म है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ये गांधीनगर में है। गांधीनगर जो है वो गुजरात की कैपिटल है। देखो एक इसमें मैं बताता हूँ, कई बच्चे सोचते हैं कि अहमदाबाद जो है गुजरात की कैपिटल है। नो, गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2003 में। कैंपस है इसका 51 एकड़ का, फैकल्टी है 40 और टोटल इनटेक है इसमें 1047 जो है वो टोटल इनटेक है इसके अंदर, मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं इस कैंपस के अंदर। GNLU के अंदर जो है वो एडमिशन क्लैट के थ्रू होता है। अब जो नेक्स्ट जो मैं आपको रैंक बताऊंगा, रैंक 7 जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर जो एडमिशन होता है वो JMIEE जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम। ये लॉ के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू जामिया में एडमिशन होता है। इसमें ना तो क्लैट जो है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के थ्रू होता है, ना ही कोई और एग्जाम होता है। इसका खुद का एग्जाम होता है जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, एस्टैब्लिश्ड ईयर इन 1920। कैंपस साइज इज 215 एकड़ का कैंपस है इसका। टोटल फैकल्टी है, मतलब लॉ की फैकल्टी ने पूरे कैंपस की जो फैकल्टी है वो है 700 एंड टोटल एनरोल्ड जो स्टूडेंट है इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। 25,000 के आसपास जो है वो बच्चे पढ़ते हैं और लॉ में आप मान लीजिए इसमें 600 के आसपास जो है वो लॉ के बच्चे हैं। NLU जोधपुर, देखिए NLU जोधपुर जो है वो राजस्थान में है।
जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। इसमें क्लैट के थ्रू ही एडमिशन होता है और इसकी रैंक क्या है, मैं रैंक बताना भूल गया था। इसकी रैंक है रैंक 8th, तो रैंक 8th है NLU जोधपुर। और जोधपुर के अंदर ही बच्चों हाई कोर्ट है। देखिए राजस्थान की जो हाई कोर्ट की जो मेन बेंच है वो जोधपुर में बैठती है। बहुत सारे स्टेट्स की जो है ना वो मेन बेंच उनकी कैपिटल्स में नहीं बैठती। कभी ये मत सोचना कि उसकी मेन जो बेंच है वो छत्तीसगढ़ है। इसकी जो बेंच है वो कभी भी रायपुर के अंदर नहीं बैठती, बिकॉज रायपुर द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। बस उसकी जो बेंच है वो बैठती है, जो मेन बेंच है बिलासपुर। ऐसे ही जो है उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है उसकी कभी भी देहरादून में मेन बेंच नहीं बैठती, उसकी मेन बेंच बैठती है नैनीताल में, तो उसको कई बार नैनीताल हाई कोर्ट भी बोलते हैं। सो ऐसे ही जोधपुर के अंदर जो है वो राजस्थान की मेन बेंच बैठती है हाई कोर्ट की। NLU जोधपुर 8th रैंक और एस्टेब्लिश हुआ था 2000 में। कैंपस साइज है 50 एकड़, फैकल्टी है 35 एंड टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट है 575। रैंक 9 सिम्बायोसिस। देखिए रैंक 9 जो है वो एक तरीके से प्राइवेट कॉलेज है सिम्बायोसिस, लेकिन बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है सिम्बायोसिस। पुणे की और इंडिया की एक बहुत बेहतरीन है, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पढ़ते हैं सिम्बायोसिस। और सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इनका खुद का जो है वो एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसका नाम होता है स्लैट, सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। तो बच्चों अगर इसमें क्लैट के थ्रू एडमिशन नहीं होता, अगर आप जो हैं वो लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो क्लैट के थ्रू नहीं जाओगे, आप किसके थ्रू जाओगे, स्लैट के थ्रू। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल रैंक 9th, एस्टैब्लिश इन 1977, टोटल फैकल्टी इज 49। कैंपस तो इसका बहुत बड़ा है, कैंपस 300 एकड़ के आसपास है इसका। टोटल स्टूडेंट इनरोल इज 1950। रैंक 10th भी एक तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कलिंगा यूनिवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं KIIT, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। ये रैंक 10th पे आता है भारत में और बहुत ही बेहतरीन जो है कैंपस है। उड़ीसा स्टेट में लाई करता है ये कॉलेज। स्टैब्लिश हुआ था 2002 में। कैंपस साइज है पूरे कलिंगा का जो है 200 एकड़ में फैला हुआ है। टोटल फैकल्टी है यहाँ पर, मतलब नॉट लॉ की, सबकी फैकल्टी जो है वो टोटल है 1100 यहाँ फैकल्टी है। टोटल स्टूडेंट इनरोल है पूरे कैंपस में वो 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल हो रखे हैं इस कैंपस में। तो बच्चों जो KIIT है इसके लिए भी खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं KIITEE, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। सो लॉ के लिए जो है वो क्लैट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन नहीं होता, यहाँ पे KIITEE जो है उसके थ्रू होता है। अगर आपको कोई भी लॉ के एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो आप easylearningindia.com पर विजिट कर सकते हैं। ये थे भारत के 10 बेहतरीन लॉ के कॉलेज। अगर आप लॉ UG एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर, अगर लॉ के अंदर आप जाना चाहते हैं, जैसे BA LLB या BCom LLB या BBA LLB की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। हमारी वेबसाइट का नाम है easylearningindia.com, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आप जो है वो इन 10 टॉप लॉ कॉलेज में तो एडमिशन ले ही सकते हैं हमारी वेबसाइट की हेल्प से। और जितने भी टॉप के लॉ कॉलेज हैं या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है लॉ से रिलेटेड या UG कोर्सेज से रिलेटेड, तो हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिए। फीस ऑफ लॉ कॉलेजेस इन इंडिया। देखिए मैं आपको बताऊंगा भारत में लॉ कॉलेजेस में कितनी फीस होती है। हर कॉलेज की फीस डिफर करती है। यहाँ मैं ज्यादातर आपको 5 साल का जो LLB का जो कोर्स होता है मैं उसकी फीस बताऊंगा, ना कि 3 साल का LLB का कोर्स या फिर 2 साल का जो मास्टर्स का कोर्स होता है। फीस जो होती है वो डिफर करती है फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। यहाँ मैं आपको रेंज बताऊंगा फीस की कि कितने से कितने की रेंज में लाई करती है। ज़्यादातर मैं आपको 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेजेस। सो मैं 1 by 1 पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बताऊंगा कि कितनी रेंज होती है फीस की, और यहाँ मैं पर ईयर की फीस बताऊंगा। उसी को आप जो है वो 2 से डिवाइड कर सकते हो तो पर सेमेस्टर आ जाएगा। और 5 साल का जो कोर्स में 10 सेमेस्टर होते हैं लॉ में, तो आप जो है 1 साल की मैं आपको फीस बता रहा हूं, उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करके पूरी कोर्स की आप जो है वो फीस निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज फीस, जो रेंज होती है गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की वो होती है 15,000 से 3 लाख के बीच में पर ईयर, फ्रॉम 15,000 to 3 lakhs पर ईयर
वही है, अगर आपको सेमेस्टर की निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर दो, और अगर आपको पूरे कोर्स की निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मैंने आपको गवर्नमेंट कॉलेज की रेंज बताई है फीस की। ये डिफर करती है फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। एनएलयू, हर एनएलयू की फीस भी अलग है। जो हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी है इंडिया में, उन सबकी फीस भी डिफर करती है। तो लॉ प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लॉ प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो 65,000 से और 4 लाख तक जाती है पर ईयर, फ्रॉम 60,000 टू 4 लाख। सो प्राइवेट कॉलेज भी इंडिया में है, जैसे सिम्बायोसिस, भारतीय विद्यापीठ, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और एमआईटी कॉलेज भी हैं, और भी कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उनकी फीस बहुत ज्यादा हाई होती है। सो जो फीस है वो डिफर करती है। मैंने रेंज बताई है आपको। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज की कोर्स की फीस निकालनी है तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पर ईयर की फीस को, तो वो कोर्स की फीस आ जाएगी पूरी। जनरली जो कोर्स है वो 12 से 15 लाख के बीच में लाई करता है प्राइवेट कॉलेज में, और गवर्नमेंट कॉलेज में यही जो है वो जनरली जो है वो 8 से 10 लाख के बीच में लाई करता है। लेकिन ये आपको मैं एनएलयू के बता रहा हूँ। कई बहुत सारे सरकारी कॉलेज ऐसे जिनकी फीस बहुत ज्यादा कम है, जैसे लॉ फैकल्टी जो वो 3 साल का कोर्स होता है, उसकी 15,000 की फीस है जो ड्यू के लॉ फैकल्टी की। ये मैंने आपको एक रेंज बताई है पूरी कि कितनी फीस है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की। स्पेशलाइजेशन इन लीगल फील्ड या फिर स्पेशलाइजेशन इन लॉ। देखिए लॉ में 6 टाइप के स्पेशलाइजेशन है। मैं 1 बाय 1 अब सभी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट, बीए एलएलबी। देखिए यहाँ मैं आपको अंडर ग्रेजुएशन के बारे में बता रहा हूँ, ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट। बीए एलएलबी के अंदर जो है वो आप नॉर्मल जो है जर्नल, पहले 2 साल बीए होता है और 3 साल आपको एलएलबी पढ़ना पड़ता है। और इस टाइप की लॉ करने के बाद या इस टाइप की डिग्री हासिल करने के बाद जो है वो आप जो है वो ज्यादातर क्रिमिनल लॉयर बनते हैं, या फिर जो है वो एनडीपीसी या एनडीपीएल इस टाइप के जो है वो लॉयर बनते हैं। सेकंड, बीकॉम एलएलबी। देखिए बीकॉम एलएलबी करने के बाद आप जो है वो कॉर्पोरेट लॉयर बनते हैं। देखिए स्टार्टिंग के 2 साल आपको बीकॉम करनी पड़ती है और 3 साल एलएलबी करनी पड़ती है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि बीकॉम एलएलबी करने के बाद जो है वो आप क्रिमिनल लॉयर या फिर दूसरे टाइप के लॉयर या फैमिली लॉयर नहीं बन सकते या पैरालीगल नहीं बन सकते। आप बन कुछ भी सकते हैं, लेकिन आपका जो रुझान ना, क्योंकि आप 2 साल बीकॉम की पढ़ाई करोगे, आप एक तरीके से कॉमर्स या फाइनेंस से रिलेटेड करोगे, तो बाद में फिर आप जो है वो ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो आपकी शुरुआत से ही बिल्ड होनी शुरू होती है। जैसे इंजीनियरिंग में जो सिविल करते हैं, कंप्यूटर साइंस करते हैं, उनकी शुरुआत से ही वो स्पेशलाइजेशन बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। वो बाद में ये नहीं कह सकते कि हमें ये इंजीनियर नहीं बनना, हमें तो सिविल नहीं, हमें तो कंप्यूटर साइंस बनना था। नहीं, ये नहीं हो पाता। आप जिस चीज की पढ़ाई करते हैं वो एक स्पेशलाइजेशन आपकी अंडर ग्रेजुएशन से ही बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। थर्ड, बीबीए एलएलबी। बीबीए एलएलबी में पहले 2 साल आपको बीबीए की पढ़ाई करनी पड़ती है और 3 साल एलएलबी। और इसके अंदर बच्चों वही है कि आप ज्यादातर बिजनेस से रिलेटेड, कॉर्पोरेट से रिलेटेड और जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लॉयर्स बनते हैं। थर्ड, बीएससी एलएलबी। देखिए बीएससी एलएलबी करने के बाद जो है वो आप ज्यादातर जैसे केमिकल फील्ड्स हैं, जैसे कोई ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, कोई केमिकल इंडस्ट्री, कोई पेपर, रबड़ या फिर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है, आप जो है वो इस टाइप की जो साइंस से रिलेटेड जो है ना उन पे ज्यादा फोकस रहता है और उस टाइप के लॉयर जो है वो आप बनते हैं। फिर बीटेक एलएलबी। देखिए बीटेक एलएलबी करने के बाद जो है वो आप साइबर लॉ बनते हैं। कुछ सबसे बस एक ही कारण है बीटेक एलएलबी करने के बाद कि आप साइबर लॉ बनते हैं, साइबर लॉयर बनते हैं। साइबर लॉ से जो हमारे जितने भी लॉज हैं उनसे रिलेटेड जो लॉज होते हैं आप उसी टाइप के लॉयर बनते हैं। इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे वो वाला लॉयर बनना है, या फिर बन तो आप कुछ भी सकते हैं, लेकिन आपकी जो एक्सपर्टीज है वो आपके ड्यूरेशन में 5 साल की ड्यूरेशन में आप वो ही हासिल करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6, बीए इकोनॉमिक्स एलएलबी। देखिए बीए इको एलएलबी भी लाइक फाइनेंस से रिलेटेड है। फाइनेंस से रिलेटेड जो आपकी लीगल जो लॉज में होती हैं, या फिर जो आपके कॉर्पोरेट, बिजनेस, फाइनेंस, कॉमर्स, ई कॉमर्स, इससे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, ठीक है, या फिर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रॉट एक्ट है जो आपके लॉ के अंदर आप पढ़ोगे, सो जितने भी इस टाइप के जो लॉज होते हैं या कंपनी एक्ट है, आप जो है वो उनसे डील करते हैं और उस टाइप की स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं। तो ये 6 मैंने आपको स्पेशलाइजेशन बताई है लॉ के अंदर। जो मैंने अभी आपको बताया वो पढ़ाई के तरीके से स्पेशलाइजेशन बताई है। मैं अब आपको जो स्पेशलाइजेशन बताऊंगा वो एज अ लॉयर कि आप किस टाइप के लॉयर बन सकते हैं, तो मैं अब वो स्पेशलाइजेशन बताऊंगा। ये मैंने 6 आपको बताई हैं पढ़ाई के फील्ड में, और अब मैं बताऊंगा आप जो प्रोफेशनल जो लाइफ अपनी एज अ लॉयर बिगेन करेंगे तो उसमें आप आगे चल के किस टाइप के स्पेशलिस्ट लॉयर बन सकते हैं। सिविल लॉयर्स वो होते हैं जो आपके जो फैमिली लॉ या कुछ इस टाइप के जो लॉज देखते हैं, या
तो उन्हें हम बोलते हैं सिविल लॉयर। सेकंड, क्रिमिनल लॉयर। क्रिमिनल लॉयर्स वो होते हैं जो मर्डर, आईपीसी मेनली जो मर्डर, रेप, जो स्नैचिंग, जो आईपीसी से रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं या सीआरपीसी से रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं हम उन्हें बोलते हैं क्रिमिनल लॉयर्स। मैं एक चीज आपको पहले बता देता हूँ कि जो सिविल लॉयर्स होते हैं वो ट्रॉट के अंदर जितने केसेस होते हैं वो भी देखते हैं, जैसे नेग्लिजेंस एंड और भी जो चीजें होती हैं, न्यूसेंस, ये सब देखते हैं सिविल लॉयर्स, जो अगर आप एक्सपर्टी हासिल कर लेते हैं सिविल केसेस में। थर्ड इज कॉर्पोरेट लॉयर। कॉर्पोरेट लॉयर ज्यादातर बिजनेस लॉ से रिलेटेड, कंपनी एक्ट या फिर टैक्सेशन जो है उनसे रिलेटेड देखते हैं कॉर्पोरेट लॉयर्स। फोर्थ इज इन्वायरमेंटल लॉयर्स, जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है या एनिमल क्रुएल्टी एक्ट है, बहुत सारे जो हमारे एनिमल्स और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो होते हैं वो देखते हैं इन्वायरमेंटल लॉयर्स। साइबर लॉयर्स। साइबर लॉयर्स वो होते हैं जो आईटी से रिलेटेड जो केसेस देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आजकल इंटरनेट से डेटा प्राइवेसी एंड ऑल फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स, उनसे रिलेटेड जो केस देखते हैं उन्हें बोलते हैं साइबर लॉयर्स। देन इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हुआ है या सरकार कुछ दबाने की कोशिश करती है लोगों को, सरकार ने कुछ ऐसे गलत डिसीजंस लिए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहे हैं या रूल ऑफ लॉ को वॉयलेट कर रहे हैं, तो वो ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स देखते हैं। बेसिकली ये जो लॉयर्स होता है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर इंडिविजुअल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज इनको कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। रियल एस्टेट लॉयर। रियल एस्टेट स्लैश प्रॉपर्टी लॉयर्स, ये ज्यादातर लैंड से रिलेटेड जो आपके मैटर्स होते हैं ये उनको देखते हैं। सो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, लैंड, बिकॉज ये भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होते हैं हमारे भारत में, ट्रैफिक से रिलेटेड और लैंड से रिलेटेड इतने सारे लॉज, इतने सारे जो है वो जेल में लोग बंद हैं या इतने सारे केसेस चल रहे हैं। मैं कहता हूं कि 50% केसेस तो हैं ही हैं जो इन चीजों से रिलेटेड, बिकॉज आए दिन लैंड डिस्प्यूट होते रहते हैं, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉ। देखिए कॉपीराइट, पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या फिर कोई भी इस तरीके का जो आप तरीके से रॉयल्टी जो होती है ना, जैसे आपने कोई अच्छा गाना बनाया, कोई अच्छी दवाई बनाई है या कोई अच्छा इन्वेंशन किया है, अगर आपको उसको पेटेंट चाहिए, कोई उसी चीज को सेम यूज कर देता है, किसी लोगों को यूज कर देता है, किसी नेम को यूज कर देता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो लॉयर्स होते हैं वो उस केस को लड़ते हैं। इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉयर्स होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया भी है और आपको फिर बताता हूँ, ज्यादातर इंटरनेशनल लॉ अगर आप बाहर से करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होता है, बिकॉज आप वो पूरा यूएस, यूके, इंडिया, यूएन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, तो आप इन सभी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इन सभी जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपस में कंट्रीज के बीच में या फिर यूएन के या फिर ऐसा कोई भी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी फोरम पे या फिर किसी भी कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, जो इंटरनेशनल कोर्ट हो या किसी देश की भी, अगर किसी देश के अंदर कोई केस चल रहा हो किसी भी दूसरे फॉरेन नागरिक के ऊपर, तो आप उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इंटरनेशनल लॉ के ऊपर आपकी एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आए दिन जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयर्स के ऊपर या एम्प्लॉइज जो हैं वो अपने कंपनी के ऊपर केस कर देते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिली, हमें ये कंपनसेशन नहीं मिला, हमें वो कंपनसेशन नहीं मिला। कई बार लेबर्स जो है वो करते हैं, कई बार सरकारी कर्मचारी जो है वो सरकार के ऊपर भी या स्टेट गवर्नमेंट या अपने डिपार्टमेंट के ऊपर केस कर देते हैं कि हमें जो है वो इस टाइप की सुविधा नहीं मिली, हमें ये प्रमोशन नहीं मिला या हमें वो प्रमोशन नहीं मिला, हमें ये बेनिफिट्स नहीं मिले। सो इसके ऊपर भी जो है वो केस करते हैं, तो आप इस टाइप के भी लॉयर बन सकते हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉयर। बैंकिंग लॉ भी बहुत बड़ा लॉ है, बिकॉज बैंकिंग चेक बाउंस होते हैं, लोन के ऊपर कोई लोन नहीं भरता, कोई डेप्ट में चला जाता है तो आप उसकी रिकवरी करते हैं, आप जाके उसकी प्रॉपर्टी बेचते हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉ है बैंकिंग लॉ और इंश्योरेंस लॉ, एक तरीके से बहुत बड़ा लॉ है। इसके अंदर भी अलग अलग एक्ट्स हैं, सरकार ने आज़ादी के बाद बहुत सारे एक्ट्स एंड लॉज बनाए हैं, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। बैंक भी कई बार बैंक अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर देता है, तो लोगों के बिहाफ पे आप केस लड़ते हैं। सो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं बैंकिंग लॉ के अंदर भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्विजिशन एंड मर्जर लॉयर। देखिए एक्विजिशन एंड मर्जर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल स्टार्टअप का जमाना है, तो बहुत सारे जो है वो स्टार्टअप आपस में एक्वायर कर जा रहे हैं, कोई मर्ज हो रहा है या फिर कोई कंपनी किसी को खरीद रही है, या दो कंपनियां या दो बिजनेस आपस में मर्ज हो रहे हैं, दो भाइयों के बिजनेस आपस में मर्ज हो रहे हैं। सो उसमें क्या होता है कि प्रॉपर मर्जर या एक्विजिशन होना चाहिए। उसमें कभी कभार डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उनके लॉयर चाहिए, या तो मर्जर के लिए एक अच्छा स्मूथली मर्ज हो उसके लिए भी लॉयर चाहिए, डिस्प्यूट भी हो जाते हैं तो उसके लिए भी लॉयर चाहिए। उन केसेस को अच्छी तरीके
तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। तो ये मैंने आपको सभी स्पेशलाइजेशन बताई कि आप इस टाइप के मेनली लॉयर्स बन सकते हैं। स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर लॉ, देखिए एक लॉयर बनने के लिए अच्छी स्किल सेट्स होने चाहिए। लॉयर नहीं, मैं कहता हूं कि हर फील्ड को अगर आपको महारत हासिल करनी है तो आपको उस फील्ड की सबसे अच्छी स्किल एक्वायर करनी चाहिए। जैसे अगर आप आर्ट्स के फील्ड में या स्केचिंग करते हैं तो आपकी अच्छी इमेजिनेशन, ड्राइंग एंड स्केचिंग स्किल होनी चाहिए। आपके पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, पेंसिल को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे इमेजिनेशन, कैसे आप उस चीज को पोर्ट्रे करते हैं। अगर आप एक कंप्यूटर डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आपके अंदर जो है वो लॉजिक्स, कोडिंग की अच्छी स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप क्रिकेटर हैं या फिर आपको स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप एजाइल, आपकी अच्छी फिजिक, आपका स्टेमिना, ये सब कुछ मैटर करता है, आपकी फिटनेस मैटर करती है। ऐसे ही लॉ के लिए भी जो है, अब मैं आपको डिफरेंट स्किल्स बताऊंगा जिसे आप एक्वायर करके, कई लोगों के अंदर ये इनहेरिटेंट होती है, कई लोग इसे एक्वायर करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं। सो मैं आपको मेजर स्किल्स बताऊंगा जो लॉ की फील्ड में एक अच्छा भविष्य बना पाएंगे। फर्स्ट स्किल, गुड कम्युनिकेशन स्किल। देखिए एक लॉयर बनने के लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, बिकॉज जो लॉयर्स होते हैं या फिर जज होते हैं वो अपनी बात को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आप अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जज तक, सो आप अपने जो पार्टी है या फिर आपका जो पक्ष है जिसकी तरफ से आप केस लड़ रहे हैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए टू बिकम अ गुड लॉयर। सेकेंड, कमांड ऑन लैंग्वेज। देखिए कमांड ऑन लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज लॉयर को अपनी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा कमांड होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए वो क्या बोल रहा है, किस वक्त बोल रहा है, क्या सिचुएशन है उस वक्त बोलने के लिए। बिकॉज अगर आपकी कमांड, अपनी लैंग्वेज के ऊपर अच्छी कमांड नहीं होगी तो क्या होगा, आप कोई लूज पॉइंट बोल जाएंगे तो आप अपनी पार्टी के लिए जो है वो केस हार सकते हैं, जिसकी तरफ से आप केस लड़ रहे हैं हार सकते हैं। बिकॉज लूज पॉइंट बोलते ही दूसरा जो लॉयर है वो उसे काउंटर कर सकता है या जज ऑब्जेक्शन कर सकता है आपके पॉइंट के ऊपर। सो आपकी जो लैंग्वेज के ऊपर जो कमांड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए टू बिकम अ गुड लॉयर। थर्ड, एबिलिटी टू आर्ग्यू और डिबेटिंग स्किल्स। देखिए डिबेटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको दूसरे लॉयर के साथ या कुछ ग्रुप ऑफ लॉयर्स जो दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं या आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको डिबेट करना पड़ता है कि मेरा पॉइंट जो है वो सही है। कई बार लॉयर्स को जिसने मर्डर किया है उसे ही बचाना पड़ता है, बिकॉज उसका प्रोफेशन है ये। बिकॉज एक है जिसने मर्डर किया है, एक ने मर्डर नहीं किया है। आपने जिस इंसान ने मर्डर किया है आपको उसको भी डिफेंड करना पड़ता है कई बार, बिकॉज ये आपका प्रोफेशन है। तो आप किस तरीके से आप उसको डिफेंड कर पाएंगे जब आपके अंदर अच्छी डिबेटिंग स्किल्स होगी, या फिर आपका जो पक्ष है अगर वो सच्चा है तो आप कैसे प्रूव कर पाएंगे जज के सामने, बिकॉज कानून तो अंदर है, ये बात तो बहुत पुरानी है। सो आप जो है वो अच्छी डिबेटिंग स्किल्स के साथ ही अपना पक्ष जज के सामने रख पाएंगे। फोर्थ, इंटरेस्ट इन रिसर्च। देखिए आपको किसी भी अगर टॉपिक के अंदर अगर आपको केस लड़ने के लिए बोल दिया जाए तो आपको उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, बिकॉज रिसर्च से क्या होता है कि आप उस केस को अच्छी तरीके से लड़ पाएंगे और उस केस को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे कोर्ट के अंदर। तो आपके अंदर रिसर्च वाली जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है वो होनी चाहिए। आपको उस इंडस्ट्री या उस टॉपिक के बारे में डिटेल में जो है पूरा रिसर्च करके जो अपने आप को गुड प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए जज के सामने रिप्रेजेंट करने की। फिफ्थ, इंटरेस्ट इन डिटेल। देखिए रिसर्च का अगला पार्ट होता है जो है इंटरेस्ट इन डिटेल। आपको किसी भी चीज की डिटेल में जाना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ, फिर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्या होता है। तो आपको पूरा जो है ना डिटेल में निचोड़ के आपको उस चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सिक्स्थ, गुड जजमेंट ऑन सिचुएशंस एंड पीपल। देखिए एक अच्छा लॉयर या जज बनने के लिए आपको जो सिचुएशंस है या पीपल को जज करना आना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होगा कि आप जो है वो एक तरीके से उस सिचुएशन को जो अच्छी तरीके से टैकल कर पाएंगे। देखो लॉ में क्या होता है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। तो अगर आपको सिचुएशन के बारे में पता ही नहीं होगा, अगर आप डे टू डे लाइफ में भी, नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप सिचुएशंस को तरीके से देखते नहीं होंगे, पीपल्स को अगर आप जज ही नहीं कर पाते होंगे, तो
आप जो है वो एक अच्छे जज नहीं बन पाएंगे, बिकॉज कड़ी से कड़ी सुनती ये सिचुएशन हुई, उसके बाद ये सिचुएशन हुई, उसके बाद ये सिचुएशन हुई, तो उससे क्या होता है कि आप जो कड़ियों को जोड़ के जो है उस केस को जो है एक अच्छा जजमेंट सुना पाते हैं, फिर लॉयर भी एक अच्छी तरीके से उस चीज को रिप्रेजेंट कर पाता है। जब जैसे क्रिमिनल लॉ में जब एफआईआर जब सबमिट कराई जाती है या चार्जशीट दाखिल की जाती है कोर्ट के सामने, तो जज को पता होना चाहिए कि हाँ ये चार्जशीट बिल्कुल सही तरीके से बनाई गई है, बिकॉज ये सिचुएशन हुई होगी, उसके बाद ये सिचुएशन हुई होगी, उसके बाद डिफरेंट, जो पूरा जज जो है वो पूरे सिनेरियो को, पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकेगा और इस तरीके से जो है वो एक अच्छी जजमेंट सुना पाएगा और जस्टिस दे पाएगा किसी को भी। अनबायस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जज के लिए, तो अनबायस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जज कभी भी ये नहीं सोच सकता कि मैं इस कास्ट से बिलोंग करता, इस रिलीजन से, इस एरिया से या इस रेस से, इस एथनिसिटी से बिलोंग करता हूं, तो मैं जो है वो किसी के भी फेवर में जो फैसला सुना सकता हूं। जज के लिए सब समान है, कानून के लिए सब समान है, तो आपको अनबायस्ड एंड न्यूट्रल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है लॉयर्स के लिए, कन्विंसिंग स्किल। कन्विंस करना जज को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप जज को जो कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो आप केस हार जाएंगे। तो कन्विंसिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन कन्विंसिंग पावर जो आती है वो अच्छे रिसर्च से आती है, डिबेटिंग स्किल से आती है, देन गुड कम्युनिकेशन स्किल, कमांड ओवर लैंग्वेज, इन सभी चीजों से जो है वो अच्छी कन्विंसिंग पावर आती है या कन्विंसिंग स्किल एक डेवलप होती है और इसी से आप जज को कन्विंस कर पाते हैं और उस केस को जीत पाते हैं, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, कॉर्पोरेट केस हो या फिर लैंड से या प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी चीज से रिलेटेड केस हो, आप उस केस को जीत पाएंगे। सो ये मैंने आपको ज्यादातर जो है वो मेजर स्किल्स बताई हैं। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, करना चाहते हैं और एक अच्छा जज या लॉयर बनना चाहते हैं, तो ये स्किल जो है वो धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, जिससे आप एक अच्छे लॉयर या जज बन सके। कोर्स करिकुलम ऑफ एलएलबी, देखिए अब मैं लॉ का कोर्स करिकुलम बताऊंगा। देखिए एलएलबी के मैंने आपको पहले बताइए अलग अलग टाइप की स्पेशलाइजेशंस होती हैं, जैसे बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी। तो मैं आपको जो कॉमन जो पढ़ाई होती है ना, जो ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज, जो ऑल ओवर कॉलेजेस इंडिया में हमारे डिफरेंट कॉलेजेस हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, सो मैं आपको जो मेजरली जो सेम कोर्स हैं जो हर यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, 60 to 70% जो है वो सेम कोर्स फॉलो करती है, चाहे वो बीएलएलबी हो, बीकॉम एलएलबी हो या कोई भी टाइप की स्पेशलाइजेशन हो। सो मैं आपको जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा जो आप कॉलेजेस में पढ़ेंगे। तो ये जो अभी बच्चे एलएलबी करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस दिस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी जिसे हम बोलते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, इनको आपके जो इनकी जो लैंग्वेजेस हैं, इनको इस तरीके सब्जेक्ट रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, क्रिमिनल लॉ 1, क्रिमिनल लॉ 2। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2, लेकिन पूरा एक ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे आईपीसी एक ही है, लेकिन हर सेमेस्टर में जो है वो 1 और 2 लॉ ऑफ क्राइम्स बोलते हैं आईपीसी को, और सीआरपीसी को मैं बता चुका हूँ आपको। इंटरनेशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रॉट एक्ट, फैमिली लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, मुल्ला मैरिज एक्ट जिसे हम मुस्लिम मैरिज एक्ट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट इन इंडियन हिस्ट्री, जो हमारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं ऑल ओवर कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड या आरपीसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होती हैं वो आप पढ़ते हैं ड्यूरिंग दी एलएलबी। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, प्रॉपर्टी लॉ पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हमारे, बिकॉज लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट बहुत ज्यादा है हमारे देश में, सो प्रॉपर्टी लॉ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी एक्ट 2013 जो कंपनी एक्ट है, उससे पहले भी बहुत सारे कंपनी एक्ट थे, क्योंकि अमेंडमेंट होते रहते हैं कंपनी एक्ट के अंदर। सो जो कंपनी से रिलेटेड जितने मैटर्स होते हैं वो कंपनी एक्ट में आते हैं और इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है जैसे कॉपी राइट, जो आपके पेटेंट्स होते हैं, लीगल एथिक्स। सो ये हमारे जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं, ये आपके सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो आप लॉ में पढ़ेंगे ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ लॉ। एक सब्जेक्ट और है हिस्ट्री लॉ। देखिए आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ लॉ, कि लॉ में जो एक्ट बने कहाँ से आए हैं, कि जैसे जो आपके सोशल हैं, जो आपके कुछ जो कहते हैं जिन्हें नॉर्म्स कहते हैं या कुछ कहते हैं कस्टम्स, कि कहाँ से आए, बिकॉज वो कई साल से जो चीज़ प्रैक्टिस होती आती है हम कस्टम बोल देते हैं। तो आप जो है जो लॉ, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ लॉ जो है वो भी आप पढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको सभी जो है वो एक कॉमन जो है 60-70% जो सेम
जो कोर्स होता है हर कॉलेज में फॉलो किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया, और यही मेन होता है। इसी से आगे आप जो है वो प्रैक्टिस करते हैं लॉ इन डिफरेंट कोर्ट्स। तो इन सब्जेक्ट्स के नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो बच्चे भी लॉ कर रहे हैं, करना चाहते हैं, इन सब्जेक्ट से बहुत अच्छी पकड़ बनाएं अपनी, बिकॉज जितनी अच्छी पकड़ बनाएंगे उतनी ही अच्छी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, उतने अच्छे जज के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। टॉप जॉब प्रोफाइल इन लीगल सेक्टर। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि लॉ में किस टाइप की जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस द जॉब प्रोफाइल इन लॉ। फर्स्ट इज लॉयर। देखिए सबसे कॉमन तो है लॉयर बनते हैं, जैसे कोई भी अगर इंजीनियरिंग करता है तो वो इंजीनियर बनता है। ऐसे अगर कोई भी लॉ करता है या फिर लीगल फील्ड में, चाहे वो आप अंडर ग्रेजुएशन हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप लॉयर बनते हैं। लॉयर जो होते हैं वो डिफरेंट कोर्ट्स में जाके प्रैक्टिस करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली 3 कोर्ट्स होती हैं, और भी कोर्ट्स होती हैं। मैं आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस वीडियो में आपको उन कोर्ट्स के बारे में भी बता दूंगा। जज, देखिए जज 3 टाइप के होते हैं, या तो वो लोअर कोर्ट में होते हैं, या हाई कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट में। 3 टाइप्स ऑफ जज आर इन आवर इंडियन लीगल सेक्टर और लीगल फील्ड। लेकिन देखिए अगर लॉ जो है, अगर आपको जज बनना है तो इसमें 2 तरीके हैं। या तो आपको जुडिशियल एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, कि भारत में जैसे अगर आपको लोअर कोर्ट में जाना है तो वहां के लिए जुडिशियल एग्जाम होता है, और वही जज जो है बाद में प्रमोट होकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन जज बनने का एक और तरीका है। अगर आप लॉयर हैं, अगर आप लोअर कोर्ट में लॉयर हैं तो 10 साल तक आप लॉयर रहते हैं, उसके बाद फिर आप हाई कोर्ट में जज बनते हैं, उसके बाद अगर 10 साल तक आप अगर हाई कोर्ट में, मतलब मिनिमम टेन्योर है 10 साल, तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में भी बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी 10 साल तक। सो ये जज बनने का जो है ये एक पूरा प्रोसेस है। जो भी बच्चे जो लॉ कर रहे हैं या लॉ कर चुके हैं। प्रोफेसर, देखिए प्रोफेसर्स जो होते हैं वो यूनिवर्सिटीज में होते हैं। इंडिया में जो सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज हैं वो है NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। लगभग हर स्टेट में है एक NLU, और इसमें जो है अगर आप PhD करते हैं या फिर मास्टर्स करते हैं बेसिकली, या फिर आप लॉ प्रैक्टिस करते हैं बहुत साल तक, आप जो है हाई कोर्ट्स में तो मिनिमम, या फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट प्रोफेसर भी भर्ती होते हैं। टीचर, देखिए अगर आप लॉ की पढ़ाई कर लेते हैं तो बहुत सारे जो है वो स्कूल्स में, बिकॉज स्कूल्स में SST में जो है ये पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें जो है वो आप अगर आपको लॉ की नॉलेज है या फिर पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटी की नॉलेज है तो आप वहां जाके भी पढ़ा सकते हैं। स्कूल्स में भी कई इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा सकते हैं, कई जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनको जो क्लियर कराते हैं आप वहां जाके पढ़ा सकते हैं। तो एज अ टीचर भी आप जो है इस प्रोफेशन को परस्यू कर सकते हैं। नोटरी पब्लिक, देखिए नोटरी पब्लिक आप सबको पता है, आप जब लॉयर बन जाते हो तो एक स्पेशल परमिशन चाहिए होती है आपको नोटरी की, तो आप इसमें नोटरी के वो बन सकते हैं। नोटरी आपको पता है, आपको कोई भी दस्ता, जैसे मान लो स्टैम्प पेपर है 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, तो आपको वहां पे स्टैम्प लगवाना पड़ता है। तो ये नोटरी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो उस स्टैम्प को लगाते हैं। सो आप ये नोटरी पब्लिक भी बन सकते हैं लॉ करने के बाद। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द जॉब प्रोफाइल इन लॉ। कॉर्पोरेट लॉयर, देखिए लॉयर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट, और जैसे आपके साइबर लॉयर होते हैं। देखिए मैं आपको पहले कॉर्पोरेट लॉयर बताऊंगा। कॉर्पोरेट लॉयर जो होते हैं वो बिजनेस केसेस लड़ते हैं, और वो अलग अलग संस्था में जो है वहां पर जितनी भी, जैसे अपने पेटीएम है, रिलायंस है, अडानी है, टाटा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो लॉयर हायर करते हैं अपना केस लड़ने के लिए कोर्ट्स में। तो वो ज्यादातर वो कॉर्पोरेट लॉयर, तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लॉ आता है या उन्हें बिजनेस से रिलेटेड कंपनी एक्ट आता है। सो वो उस टाइप के लॉ जो है, उस टाइप के जो केस हैं वो कोर्ट्स में लड़ते हैं। साइबर लॉयर, देखिए जैसे अब इंटरनेट का जमाना बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, आपके जो है वो जो OTP हैक्स या फिर आपके OTP सेंड करने के बाद आपके बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड जो आपके लॉज हैं, कईयों की डेटा प्रोटेक्शन है, बिकॉज यूरोप में एक बहुत फेमस GDPR कहते हैं, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा प्रोटेक्शन। तो वहां पे एक साइबर लॉयर अलग से होता है। ऐसे इंडिया में भी आने वाले समय में एक GDPR आएगा जो हमारे जो डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, तो इंडिया में भी साइबर लॉयर्स की जरूरत पड़ेगी आगे चलकर। अभी भी जरूरत है लेकिन आगे चल के ये डिमांड बढ़ेगी। लीगल एडवाइजर्स, देखिए
एडवाइजर तो हर फील्ड में होते हैं, ऐसे ही अगर आप लॉ की पढ़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप लीगल एडवाइजर्स बन सकते हैं। डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर लीगल एडवाइजर्स चाहिए होते हैं, बिकॉज लीगल एडवाइजर्स उनको सही सलाह देते हैं कोई भी जो काम है वो कानून के फ्रेमवर्क में करने के लिए। सॉलिसिटर जनरल एंड अटॉर्नी जनरल, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट दो बंदों को या एक टीम ऑफ लॉयर्स हायर करती है, उसका हेड जो होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल, और उसके नीचे डिफरेंट लॉयर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लॉयर होते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होते हैं, उनको हम बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, वो अटॉर्नी जनरल को हेल्प करते हैं और सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कोर्ट्स में। सो आप जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये भी एक टाइप की जॉब प्रोफाइल है लॉ के अंदर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो होते हैं सरकारी वकील जिसे हम बोलते हैं, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो जितने भी सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं, मींस जो मर्डर के केस होते हैं, जो हीनियस क्राइम होते हैं, अगर किसी का मर्डर कर दिया जाता है या कोई ऐसा हीनियस क्राइम है, सरकार जो होती है वो अपनी तरफ से लॉयर देती है विक्टिम को, सो उसे हम बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जैसे कसाब के केस में जो थे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो थे या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक जो पर्सन थे वो केस लड़ रहे थे पूरे उसके इंसिडेंट्स को जो हुआ था, सो उसे हम बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैरालीगल। देखिए पैरालीगल कौन होते हैं? पैरालीगल वो होते हैं जैसे लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, रिकंसिलिएशन, जो दो पार्टीज हैं जो उनके बीच में जो डिस्प्यूट सॉल्व करवाता है उसे हम बोलते हैं पैरालीगल। और ये लोक अदालत में बहुत ज्यादा होता है बिकॉज वहां पे कोई हीनियस क्राइम नहीं होता, और जब हीनियस क्राइम नहीं होता तो जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व किया जा सकता है, ये हमारे लॉ के अंदर है। तो जो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराते हैं, जैसे कोई फैमिली लॉ है, कोई डिवोर्स का केस है या फिर कोई आर्बिट्रेशन है जो करानी है, सो वो कराते हैं पैरालीगल। पैरालीगल वो केस सोल्व कराते हैं जिनमें हीनियस क्राइम नहीं होता। सो ये मैंने आपको सभी जॉब प्रोफाइल्स बताई हैं जो आप लॉ में परस्यू कर सकते हैं आगे जब आप अपनी लॉ कंप्लीट कर लेते हैं या फिर मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने सारे आपको ऑप्शंस दे चुके हैं, आप जो है इनमें से कोई भी ऑप्शन को या कोई भी करियर को परस्यू कर सकते हैं और एक्सपर्ट बन सकते हैं। करियर ग्रोथ इन लॉ, देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ग्रो करना है लॉ की फील्ड में, कि अब हम डिस्कस करेंगे लीगल फील्ड में आप कैसे ग्रेजुअली ग्रो कर सकते हैं या कैसे आप प्रमोट हो सकते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर पोजीशन। हर फील्ड में जो है प्रोग्रेस जरूरी होती है, जैसे कि अगर आप आईएएस बनते हैं तो उससे आप जो है डीएम से स्टार्ट करते हैं और सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होती है। ऐसे ही अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं वहां पे जो आपकी जो सबसे लोएस्ट पोजीशन होती है वो होती है इंटर्न, और सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है क्रिएटिव हेड या फिर डायरेक्टर ऑफ क्रिएटिविटी। ऐसे ही लॉ की फील्ड में जो सबसे लोअर पोजीशन होती है वो होती है लॉ प्रैक्टिशनर या लॉ इंटर्न, और सबसे हाईएस्ट जो पोजीशन होती है लीगल फील्ड में वो होती है सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं हमारे, या फिर हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे हाईएस्ट जो जज होते हैं, जो इंडिया के जो ओनली वन जज होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं CJI। वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वन ऑफ दी जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन सबसे हायर पोजीशन होती है वो लॉ की फील्ड में। सो मैं अब सबसे नीचे से स्टार्ट करूंगा और वन बाय वन हम ग्रेजुअली ऊपर बढ़ेंगे, और मैं आपको हर स्टेज में बताऊंगा कि आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ तक पहुंचने के लिए, फिर उसके बाद उससे आगे पहुंचने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी बॉटम, क्योंकि हर इंसान सबसे छोटे से ही शुरुआत करता है और फिर वो सबसे ऊपर बढ़ता है। फर्स्ट इज लॉ इंटर्न। जब आप अपनी 5 साल की या 3 साल की LLB कर लेते हैं, उसके बाद आप किसी बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बार काउंसिल में रजिस्टर करते हैं, वहां आप एक तरीके से इंटर्न होते हैं, ठीक है, शुरुआत में। या फिर आप उससे पहले कहीं पर जो कोई बड़ी अच्छी लॉ फर्म है या डिफरेंट लॉ फर्म्स होती हैं उनमें अपने आप को एज अ लॉ इंटर्न जो है वो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिशनर। फिर उसके बाद सेकंड आता है लॉ प्रैक्टिशनर। लॉ प्रैक्टिशनर ये होता है जो आपके इनिशियल जो डेज होते हैं, जैसे आपके 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, वहां पे आप जो है वो लॉ को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं अपने इंडिविजुअल बेस पे। तब तक आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है कि आप जो है वो ज्यादा से मतलब कोई हीनियस क्राइम के केसेस लड़ सके। तो इसी से हम तीसरे नंबर पे जाते हैं सिविल लॉयर या फिर फैमिली लॉयर। देखिए
क्योंकि सिविल लॉ या फैमिली लॉ ऐसे लॉज होते हैं जो जिनमें कोई हीनियस क्राइम नहीं होती, 1 साल 2 साल मैक्सिमम जो है तो 3 साल की सजा होती है। तो आप शुरुआत में ऐसे केस उठाते हो जिसमें ना तो जिसके बिहाफ पर आप केस लड़ रहे हो आप उसको डैमेज कर सको, क्योंकि अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपको केस हार भी जाते हैं तो किसी को 6 महीने 1 साल की सजा होती है। जैसे न्यूसेंस के अंदर, जैसे पब्लिक डिसऑर्डर को ना मेंटेन करने के पीछे कोई पर्सन है या फिर कोई ट्रेसपास कर देता है, तो ये छोटे मोटे जो होते हैं वो ऑफेंस होते हैं। लेकिन हीनियस ऑफेंस के लिए जो अब हम 4th नंबर पे आते हैं, 4th नंबर इज क्रिमिनल लॉयर। जो क्रिमिनल लॉयर होते हैं वो ज्यादातर जो है वो हीनियस क्राइम देखते हैं। इसी के हम स्लैश डाल सकते हैं कि क्रिमिनल लॉयर स्लैश बिजनेस लॉ या कॉर्पोरेट लॉयर। ऐसे ही बिजनेस लॉयर बहुत बड़े बड़ी कंपनीज के केस देखते हैं और वो जैसे किसी कंपनी का टैक्सेशन का या कॉर्पोरेट अफेयर्स का या कंपनी या लॉ से रिलेटेड जो केसेस देखते हैं उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट लॉयर या बिजनेस लॉयर। और जो क्रिमिनल केसेस देखते हैं जैसे रेप, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, थेफ्ट, डकैती एक्सेट्रा, ये सारे जो है वो एक तरीके से हीनियस क्राइम में आते हैं, तो आप जो है वो क्रिमिनल लॉयर बनते हैं। 5th होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। देखिए आप डायरेक्ट जो है वो लॉ करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज भी बन सकते हैं अगर आप जुडिशियल एग्जाम क्लियर कर देते हैं। नहीं तो आपको क्या होता है, जब आप 10 साल की प्रैक्टिस कर लेते हैं एज अ लॉयर इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तब आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनाया जाता है। यहाँ पर एक शर्त होती है, जो केसेस आपने लड़ चुके हैं या जिन केसेस पे आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, उन केस को कभी भी आप उन केस के ऊपर जो है वो जजमेंट नहीं सुनाते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट जज भी बन सकते हैं जब आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, या फिर आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज एज ए रिक्रूट हो सकते हैं जब जुडिशियल एग्जाम क्लियर कर देते हैं। 6th हाई कोर्ट लॉयर। देखिए 10 साल के जो है वो लॉ की प्रैक्टिस के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं हाई कोर्ट लॉयर बनने के लिए। सो आप इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें हाई कोर्ट्स हैं, ज़्यादातर इंडिया में स्टेट्स हैं जहाँ पर अपनी खुद की हाई कोर्ट्स हैं, तो आप वहाँ पे हाई कोर्ट के लॉयर बन जाते हैं। 7th हाई कोर्ट जज। देखिए जब आप 10 साल प्रैक्टिस कर लेते हैं हाई कोर्ट के अंदर, सो आप एलिजिबल हो जाते हैं हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। या फिर आप लोअर कोर्ट से प्रमोट होके आते हो, 10 साल तक आपने लोअर जुडिशरी में टाइम बिताया होता है, आप 10 साल लोअर कोर्ट के जज रहते हो, उसके बाद आपको हाई कोर्ट के जज के लिए जो है वो प्रमोट किया जाता है। नहीं तो अगर आप 10 साल हाई कोर्ट के लॉयर रहते हैं तो उसके बाद आपको हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है। इसमें भी जो है वो सीनियरिटी और आपका एक्सपीरियंस काम आता है। और दूसरी बात, इसमें भी आप अगर हाई कोर्ट के जो आप लॉयर रह रखे हैं, आप उस हाई कोर्ट के अंदर आपने जो जिन केसों को लड़ा है या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, वो लॉयर्स कभी भी हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते। 9th होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं, ऐसे हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस होते हैं। हाई कोर्ट में जितने भी जजेस होते हैं, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है, उसको एक कॉलेजियम होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो उसको चीफ CGI ऑफ दैट हाई कोर्ट, जैसे दिल्ली में हाई कोर्ट है, राजस्थान में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी में है, ऐसे वेस्ट बंगाल में, कोलकाता, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट, ऐसे आप उस हाई कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस बनते हैं, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट लॉयर। देखिए आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर तब आते हैं जब आप 10 साल जो है वो एज अ हाई कोर्ट के वकील बिता लेते हैं, या फिर हाई कोर्ट के जो जज होते हुए आप 5 से 10 साल वहां पर व्यतीत कर लेते हैं। उसके बाद आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। वो मैंने आपको बताया, उनको कम से कम वो अपनी जुडिशियल लाइफ में 25 साल लोअर कोर्ट्स या फिर हाई कोर्ट, मतलब कंबाइंड 25 साल वो बिता चुके होते हैं। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स बनते हैं। उसके बाद आते हैं सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स। देखिए कुछ तो होते हैं जो जस्ट आए होते हैं कि एकदम से हाई कोर्ट से प्रमोट होके वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बनते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत समय से सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स होते हैं, जैसे राम जेठमलानी हमारे, पली नरीमन, हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, ये सारे जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं, तो इन्हें हम सीनियर मोस्ट लॉयर्स बोलेंगे ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 11th पार्ट था। 11th पार्ट के अंदर ही सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट लॉयर स्लैश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो होते हैं जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर।
उन्हें हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। सरकार के बिहाफ पर वो केस लड़ते हैं, जैसे सरकार के ऊपर कोई केस कर देता है, मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, या फिर हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई छेड़छाड़ करती है सरकार, उसके ऊपर अगर कोई भी केस होता है तो सरकार भी तो इंसानों के साथ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ केस लड़ती है, तो उसमें अटॉर्नी जनरल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट जज, देखिए सुप्रीम कोर्ट में 30 जज हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का भी एक क्राइटेरिया कि 10 साल तक आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होते हैं, उसके बाद जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। नहीं तो आप हाई कोर्ट के बहुत एक्सपीरियंस जज होते हैं, उनको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। और इन्हीं में से जो सबसे सीनियर मोस्ट जो जज होता है उसको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो एक ही होते हैं, 30 जज होते हैं प्लस 1 CJI, वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है हमारे इंडिया में लीगल फील्ड में। तो जो भी अभी जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जस्ट अभी लॉ पास आउट किए जो लॉयर हैं, वो ये ध्यान में रखें कि अगर उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो वो अपना एम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में रखें कि उन्हें एक दिन सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। तो ये सभी मैंने आपको करियर ग्रोथ बताई है लॉ में कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं लॉ के अंदर। डिफरेंट स्टेज हैं, बिल्कुल हर इंसान छोटे से शुरुआत करता है और ऊपर पहुंचता है, ऐसे ही लॉ की फील्ड में छोटे से शुरुआत करके ऊपर पहुंचना पड़ता है। टॉप रिक्रूटर इन लीगल फील्ड, देखिए वैसे तो हर इंडस्ट्री में या हर कंपनी को एक लीगल एडवाइजर चाहिए होता है। आपको मैं वही कंपनीज बताऊंगा या फिर वही फर्म्स बताऊंगा, लीगल फर्म्स जो ज्यादा स्पेशल लॉयर्स को हायर करती हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं जो ज्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या IT फील्ड के प्रोफेशंस को हायर करती हैं, या कोई क्रिएटिव फील्ड होती है ज्यादातर ग्राफिक डिजाइनर्स या फिर जो क्रिएटिव्स होते हैं या क्रिएटिव हेड्स होते हैं या फिर जो वीडियो एडिटर्स होते हैं उनको हायर करती है। ऐसे ही मैं आपको वो फर्म्स या ऐसी लीगल कंपनीज बताऊंगा जो ज्यादातर लॉयर्स को हायर करती हैं। फर्स्ट इज अमरचंद एंड मंगल सुरेश S. Efron and Company. Second is AZB and Partners. Third is Khetan and Company. Fourth is J. Shagar Associates. Fifth is Luthra and Luthra Law Office. Sixth is Rai Legal. Seventh is SR Associates. Eighth is Economic Law Practice. Ninth is Desai and Divanji Associates. Last but not the least, 10th तलवार टोकर्स एंड एसोसिएट्स। देखिए भारत में ये 10 टॉप 10 लीगल फील्ड में रिक्रूटर्स हैं, एक तरीके से टॉप आप कह सकते हैं लॉ फर्म्स भी हैं। सो जो बच्चे LLB या LLM कर रहे हैं वो जरूर ट्राई कीजिए इन फर्म्स में जाने के लिए, बिकॉज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन फर्म्स में। बिकॉज ये फर्म्स अलग अलग टाइप के केसेस लड़ती हैं, क्रिमिनल केस, कॉर्पोरेट केस, देन योर एनवायरमेंटल केस, साइबर केस। सो अलग अलग टाइप के केसेस लड़ती हैं और आपकी जो नॉलेज है वो एक्सपैंड होगी और आप एक अच्छे लॉयर बन पाएंगे। व्हाट टू डू आफ्टर LLB, आप LLB के बाद क्या कर सकते हैं? देखिए जो अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स होते हैं लॉ के, उसके बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। मैं उन सभी करियर ऑप्शंस के बारे में अब आपको बताऊंगा। फर्स्ट LLM, आप मास्टर्स कर सकते हैं फ्रॉम रेपुटेड यूनिवर्सिटी। मास्टर्स इन लॉ ज्यादातर आप जो है अगर NLU से करें, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या फैकल्टी ऑफ लॉ DU जो अपना मेन कैंपस नॉर्थ कैंपस के अंदर है, अगर वहां से करें तो सबसे बेस्ट होता है, वो काफी अच्छे हैं। कुछ केसेस में आप जो है फॉरेन से भी कर सकते हैं मास्टर्स, लेकिन फॉरेन से करने के बाद थोड़ा सा वहाँ के जो लॉज हैं वो बिल्कुल अलग है। जैसे US में अगर मास्टर्स करते हो तो US के लॉज अलग हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो आप इंडिया से ही जो है वो करिए। अगर आपको इंटरनेशनल लॉ में अगर आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो आप जो है वो फॉरेन से पढ़िए या फिर फॉरेन से मास्टर्स करिए। सेकेंड, कंपनी सेक्रेटरीट CS। देखिए अगर आपने LLB कर रखी है और आप अपना 5 साल के LLB आपने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स किया है, जैसे BLLB या BCom LLB या BBLLB, उसके बाद आप जो है वो कंपनी सेक्रेटरीट कर सकते हैं। देखिए एक फायदा है, अगर आप लॉ पहले करते हैं उसके बाद अपनी लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं कोर्ट्स में जाके, आप जो है जो लोअर कोर्ट्स है वहाँ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ साथ में आप जो है वो कंपनी सेक्रेटरीट के एग्जाम देके आप एक कंपनी सेक्रेटरीट बन सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा कि आप कंपनीज को जो है वो इजीली रिप्रेजेंट कर पाएंगे और आपके पास ज्यादा पावर्स होंगी कि आप हर कोर्ट में कंपनी को लीगली
एंड कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, आप किसी भी लॉ के तहत जो है वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर पाएंगे इन दी कोर्ट। जैसे वोडाफोन और एक बहुत फेमस केस था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें ज़्यादातर जो बिजनेस लॉयर्स थे, जो कंपनी सेक्रेटरीट भी थे, जिन्होंने CS भी थे और जिन्होंने LLB भी कर रखी थी, वो उन दोनों की जो क्वालिफिकेशंस थी वो मिलके ज़्यादातर जो हायर पोस्ट पे सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था वोडाफोन को। थर्ड, टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल एग्जाम्स। देखिए, आप जुडिशियल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हर स्टेट के जुडिशियल एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स को आप क्लियर करने के बाद लोअर कोर्ट्स में आप जज बन सकते हैं, और ये आप LLB के बाद कर सकते हैं, बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 5 साल का LLB कोर्स होता है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद जो LLB करते हैं हम, वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हर स्टेट का एक अपना जुडिशियल एग्जाम होता है, उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप लोअर कोर्ट्स में जज बनते हैं। फोर्थ, टू प्रैक्टिस अ लॉ इन डिफरेंट कोर्ट्स। आप ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट बार एसोसिएशंस हैं लोअर कोर्ट्स की, जैसे हमारे दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, मद्रास जिसे हम बोलते हैं, या फिर कोलकाता, अलग अलग कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, वहां पर आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिफ्थ, लीगल एडवाइजर। आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी फर्म के। सिक्स, टीचर। आप किसी भी जो है वो इंस्टीट्यूट या स्कूल या फिर जहां पर प्रैक्टिस होती है लॉ की, या फिर आपको जहां लॉ सिखाया जाता है, वहाँ पर आप या किसी कॉलेज में जाके, जो लोअर कॉलेजेस हैं, नॉट NLU, जो लोअर कॉलेजेस हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ जाकर आप पढ़ा सकते हैं एज अ टीचर और एज अ प्रोफेसर। सेवेंथ, प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, अगर आपने लॉ कर रखी है तो सिविल सर्विसेज में आप लॉ एज अ ऑप्शनल ले सकते हैं, और लॉ एक बहुत अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बिकॉज लॉ में ज़्यादा बच्चे नहीं होते, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनमें ज़्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन लॉ में ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अगर आपके पास क्या एडवांटेज होगा कि आपने लॉ पढ़ रखी है, तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एज अ लॉ जो है वो सिविल सर्विसेज में ले सकते हैं, और एज अ सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। आप IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, IRS बन सकते हैं, जो इंडियन सिविल सर्विसेज की जॉब है वो कर सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर। देखिए, कॉर्पोरेट लॉयर जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, और वो ज्यादातर बिजनेस केसेस को डील करते हैं, टैक्सेशन के केसेस को, GST से, आपके कंपनी एक्ट से। ये बिल्कुल एक अलग टाइप के लॉयर होते हैं, बिकॉज इनका जो होता है, ये एक तरीके से एम्प्लॉय होते हैं किसी कंपनी के। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस, अडानी, आपके टाटा, देन पेटीएम, जोमैटो, ठीक है, ये मैंने आपको बड़ी बड़ी कंपनीज बताई हैं, और भी है, MRF है, बहुत सारी कंपनीज है, अलग अलग सेक्टर्स में है। तो उन कंपनीज में एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं ये, और ये ज़्यादातर जो कंपनी से रिलेटेड जो लॉज होते हैं, ये उन केसेस में, लेबर, कंपनी, कॉर्पोरेट, GST, टैक्सेशन, उन लॉज में जो है वो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हें हम कॉर्पोरेट लॉयर बोलते हैं, एंड दे रिप्रेजेंट इन डिफरेंट कोर्ट्स ऑल ओवर द इंडिया। इमीडिएटली मैंने आपको 8 ऑप्शंस बताए हैं फॉर लॉ। अगर आप चाहें तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं easylearningindia.com और ऑप्शंस जानने के लिए। देखिए, मैंने आपको पूरी वीडियो में सब कुछ बता दिया है कि किस टाइप के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कि कौन सा सिलेबस होता है। अगर आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी है, स्पेशली UG कोर्सेज के लिए, अगर आपको LLB के अंदर एडमिशन चाहिए, जो 5 ईयर्स या 3 ईयर्स जो LLB के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं हमारे इंडिया में, सो आप इजी लर्निंग इंडिया वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर आपको बुक्स, ई बुक्स, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लासेस, वीकली टेस्ट, लेटेस्ट मॉक टेस्ट, सभी कुछ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। आप पॉडकास्ट पढ़ सकते हो हमारे स्पॉटिफाई चैनल पे जाके, हमारी वेबसाइट पे आप जो है वो पॉडकास्ट देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ विजिट कर सकते हो, सारी वीडियोस देख सकते हो, और आप जो है नीचे दिए गए नंबर पे जो है वो आप कॉल कर सकते हो, जिससे आप इंक्वायरी कर सको और फ्री करियर काउंसलिंग ले सको लॉ के बारे में। और अगर आपको करियर काउंसलिंग अच्छी लगती है तो आप एडमिशन भी ले सकते हैं, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। डू कमेंट कि आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या था, आप कौन से और जो है टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आपके कमेंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं इंडिविजुअली सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं। प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।